morning students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our chapter number 2. So जैसा कि आपको पता है हम अपनी नई बुक्स कर रहे हैं गणिता मंजरी एंड उसका चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अच्छा, पॉलिनोमियल्स पता चल जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? देखो, अगर मैं अभी आपको डेफिनेशन बताऊं ना तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स या कांस्टेंट. सो बेसिकली अलग अलग टर्म्स जब कंबाइन होती है एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, सो वो एक पॉलिनोमियल बनाती है. आई नो, सुन के लग रहा है क्या क्या होता है पॉलिनोमियल. सो अभी अगर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मतलब हमें पता नहीं है, सो धीरे धीरे हम एक एक करके समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है और ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर बिगिन होता है एक एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल क्या दे रखा है? Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens. So आप देख सकते हो ये जो रेड बॉक्स है इसमें 4 पेन है एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच. और जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं वहां पे हर ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं. ठीक है. नाउ इफ राजू बॉट X रेड बॉक्सेस एंड Y ब्लू बॉक्सेस. अब ये X Y क्या है? X और Y आप कह सकते हो वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चे? कि इसका कुछ भी नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जैसे हमें जब देखना होता है 1 की वैल्यू ये 2, ये 3, ये 4 में, तो हम कहते हैं n का कितना होगा, तो वो n क्या है? वेरिएबल. कि वहां पे कुछ भी वैल्यू डालोगे आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो ऐसी X और Y है वेरिएबल. नाम में ही पता चल रहा है वेरिएबल, वैरी करेगा, कुछ भी वैल्यूज इनकी हो सकती हैं. ठीक है. तो अच्छा, अब उसने कितने खरीदे हैं? रेड बॉक्सेस X खरीदे हैं एंड ब्लू बॉक्सेस Y खरीदे हैं. ठीक है. अभी कितने खरीदे हैं हमें पता नहीं है. हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स. अब अगर उसको देखना है कि उसने टोटल कितने पेन्स हो गए होंगे और कितनी पेंसिल्स हो गई होंगी, तो देखो बहुत सिंपल है. X रेड बॉक्सेस है, रेड बॉक्स लिए, और हर रेड बॉक्स में कितने पेन्स है? 4, मतलब 4x. अरे ये 4x कैसे हुआ मैम? देखो जरा, अगर उसने एक बॉक्स लिया होता तो पेन्स कितने होते? 4. अगर 2 बॉक्स लिए होते तो पेन्स कितने होते? 8. अगर 3 बॉक्स लिए होते तो पेन्स कितने होते? 12. सो देयरफॉर हर जगह आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ पेन्स कैसे आ रहे हैं? एक डब्बे में 4 पेन है, 2 डब्बे में 4 प्लस 4, या हम कह सकते हैं 4 इंटू 2. 3 डब्बों में कितने पेन्स होंगे? 4 प्लस 4 प्लस 4, या 4 इंटू 3. सो क्या कर रहे हैं? जितने भी बॉक्सेस हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 बॉक्सेस है तो 2 इंटू 4, 3 बॉक्सेस है तो 3 इंटू 4, ऐसे ही x बॉक्सेस होंगे तो 4 इंटू x, और वहीं से आया ये 4x. ठीक है, समझ में आया. आगे है ब्लू बॉक्सेस, y ब्लू बॉक्सेस. अब हर ब्लू बॉक्स में कितनी है? 5 पेंसिल. एक बॉक्स खरीदा मैंने ब्लू, कितनी पेंसिल्स आई मेरे पास? 5. 2 डब्बे खरीद लिए तो 10 हो जाएंगी. 3 डब्बे खरीदूंगी तो 15 हो जाएंगी. 4 डब्बे खरीदूंगी तो 20 पेंसिल. मतलब हर एक नए बॉक्स के साथ 5 पेंसिल बढ़ती जाएंगी. सो देयरफॉर अगर y है हमारे पास ब्लू बॉक्सेस, सो 5 इंटू वाई, क्योंकि हर बॉक्स में 5 पेंसिल है. तो टोटल उसके पास कैसे कैलकुलेट करेगा? वो 4x प्लस 5y कर लेगा, उसके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी. ठीक है. आगे बोला है ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर. सो देखो भाई, इतनी तो उसने खरीदी ही थी और इसके साथ साथ क्या मिला उसको? 3 पेन्स और मिल गए. सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो उसके पास होंगे, पेन पेंसिल जो भी है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल कितनी हो गई उसके पास? 4x प्लस 5y प्लस 3. क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो फिर हमारे पास अभी ये आया आंसर, देखा आपने क्या आया था? 4x प्लस 5y प्लस 3, और यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 3. अब ये जो निकल के आया है ना, ये एक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में समझते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस प्लस, तो मतलब ये जो अलग अलग है 4x 5y 3, ये सब क्या है, टर्म्स, इसको हम बोलते हैं टर्म। ये 4x एक टर्म है, 5y एक टर्म है, 3 एक टर्म है। सो टर्म्स हमारी क्या हो गई, 4x 5y और 3, ये 3 टर्म्स हैं हमारे इस पॉलिनोमियल में। उसके बाद अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है न्यूमरिक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 4x की बात करूं तो 4x में न्यूमरिक वैल्यू क्या है, 4, तो हम कहेंगे 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट होगा, देखो जरा किसके साथ है, x के साथ। सो x का कोफिशिएंट कौन हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से यहां पे देखेंगे तो 5 न्यूमेरिक वैल्यू है, सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है 5, y का, क्योंकि वो y के साथ है। अब अगर हम 3 की बात करें तो ये तो हमारा पहले से ही क्या है, ये तो हमारा ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यू है। पर अगर कभी आपको आ जाए कि नहीं भाई तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन दे दे, कोफिशिएंट बताओ इसका क्या होगा, तो इसका कोफिशिएंट यही नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कांस्टेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपके फिक्स वैल्यू है, जैसे x है, टर्म क्या है 4x, x अगर 2 होगा 4 2 जा 8, टर्म क्या बन जाएगी 8, x अगर 3 होगा 4 3 जा 12, तो टर्म क्या बन गई 12। जहां पे भी x y वगैरह है वो टर्म चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो 3 है ये सेम ही रहेगा, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। और वेरिएबल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जैसे यहाँ पे x है y है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो क्या ये समझ में आ गया, एक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अलग अलग टर्म से बनता है। और टर्म्स कैसे बनती है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मिलके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके अलावा टर्म्स क्या होती है भाई, ये जहां पे भी प्लस माइनस, अच्छा देखो बच्चे ना एक चीज में और कंफ्यूज होते हैं, वो भी डिस्कस करके चलते हैं। जैसे हमारे पास है 4x प्लस 5y प्लस 3, अब मैंने आपको बोल दिया ये एक टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो आपको ये समझ आया, ठीक है यार, इसके बीच में प्लस है, सो ये आपस में ये टर्म अलग अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो इस हिसाब से प्लस माइनस से टर्म्स अलग हो रही है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि यार ये 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 इस तरीके से है, सो ये सब अलग अलग हमारी टर्म्स क्यों नहीं है। जब भी आप टर्म्स देखोगे, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये साथ हो गए, एक यूनिट हो गए, तो हम इसको टर्म बोल रहे हैं। लेकिन बीच में प्लस आ गया या माइनस आ गया तो वो एक अलग टर्म हो जाएगी। इसलिए 4x को हम साथ में एक टर्म लेंगे, 5y को साथ में एक टर्म लेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एग्जांपल नंबर 2 सेज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L meters and width W meters has to be fenced and decorated. A wire fence is to be held along the length costing rupees 100 per meter and a wooden fence is to be built along the width costing rupees 80 पर मीटर। सो इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L, सो ये लेंथ हो गई, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है W और ये भी विड्थ है W। अब क्या कर रहे हैं, इसको फेंसिंग करनी है, लेकिन सारा सेम नहीं, जो हमारी लेंथ है उस पे क्या हो रही है, वायर की फेंसिंग हो रही है, और जो हमारी विड्थ है उस पे किसकी फेंसिंग हो रही है, उस पे हमारा क्या बताया था, ये वुडन वाली फेंसिंग हो रही है, ठीक है। सो देखो जरा कॉस्ट कितनी दे रखी है, 100 पर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ, हमें सबकी कॉस्ट निकालनी है ना, सो कॉस्ट, अभी हम सीज वाले पे आएंगे, पहले ये देखो कॉस्ट ऑफ कौन सी वाली लग रही है, वायर फेंस, वायर वाली फेंस देखे अगर हम तो उसका कॉस्ट क्या होगा, देखो हमारे पास लेंथ कितनी है
L मीटर। सो ये चीज सिंपल सी देखो, हमें बोल रहा है 100 पर मीटर। अगर 2 मीटर होगा तो 200 हो जाएगा, अगर 3 मीटर हुआ तो 300 हो जाएगा। क्या करेंगे हम, जितना मीटर है इनटू में 100 कर देंगे। ऐसे ही अगर L मीटर्स है तो कितना हो जाएगा, L इंटू 100। अब दूसरी बात ये देखो, सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ इतने पार्ट में फेंसिंग होगी भाई, ये भी तो हमारी लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई, है ना। सो 2L इंटू 100 विच इज बेसिकली हो जाएगा 200L। इतनी कॉस्ट लगेगी वायर वाले फेंस की। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस। जो हमारी वुडन फेंस होगी उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी बेटा, ये वो आ रही है विथ पे लग रही है ना। सो W प्लस W, या तो एक तो यहां लगेगी और एक यहां लगेगी। सो ये हो गया 2W, इतने मीटर्स हो गया, एंड कितना कॉस्ट है उसका 80। सो इनटू में 80 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 8 2 16, बेसिकली 160 इंटू W, इतना कॉस्टिंग आएगी। लेकिन ये फेंस की बात है। आगे हमें बता रखा है that special seeds have to be grown throughout the garden which will cost rupees 50 per square meter। अब एक बात बताओ जरा मुझे, सिंपल सी चीज है, जो हमारा सीड्स है वो कहाँ लगेंगे, क्या यहाँ कॉर्नर्स में लग रहे हैं, नहीं, ये सीड्स पूरे गार्डन में लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है सीड्स की कॉस्ट क्या होगी, तो उसके लिए हमें गार्डन का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि उस पूरे एरिया में सीड्स लगेंगे। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं, सिंपल, एरिया अगर आपको रेक्टेंगल का निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी है L इंटू में B। सो ये आ गया LB मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा। और कॉस्टिंग कैसी दे रखी है, 50 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 50 है, सो इतने मीटर स्क्वायर की क्या होगी 50 इंटू LB। सो देयरफॉर इसकी कॉस्ट आ जाएगी 50 इंटू LB। ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भैया जब फेंसिंग करी जाती है वो अराउंड द कॉर्नर्स करी जाती है, लेकिन जब हम सीड सो कर रहे हैं और पूरे गार्डन में कर रहे हैं तो एरिया पे डिपेंड होगा ऑल्सो। यहाँ पे अच्छा ये इमेज जो है ना, तुम्हें ये एरिया समझाने के लिए होती है, इस इमेज के ज्यादा बहकावे में मत आना, क्योंकि इसने देखो क्या करा है, या तो लेंथ अगर मान लो ये है हमारी तो ये लेंथ होगी, तो मतलब यहाँ वायर वाली है और इधर हमारी वुडन वाली है। ठीक है, कहीं तो इमेज घुस के देखो कि ऐसे कॉर्नर्स नहीं, लेंथ मतलब ये सामने, विथ मतलब इसके सामने ये। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो बस तुम्हें बता रही था कि तुम आगे कंफ्यूजन ना हो, बट उसके इमेज से कोई लेना देना है नहीं। चलो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। सो पूरी एक लंबी सी वायर ली, ठीक है, वो वायर कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और उसको बेंड कर करके क्या करा जा रहा है, अलग अलग शेप के रेक्टेंगल्स बनाए जा रहे हैं। For example, we can have a rectangle with length 7 centimeter and width 3 centimeter। एक बार समझना, यहाँ पे इस वायर को मोड़ के इस तरीके से बनाया, अगर ये 7 है ये 3 है, तो देखो ये क्या है, बेसिकली पेरीमीटर है। पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर निकाल के देखो 2L प्लस B, तो ये हमारा हो जाएगा 2L कितना है 7 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 10, 20 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 20 की वायर थी, तो मतलब भैया ये ध्यान रखना है कि जो भी पेरीमीटर होगा वो हमेशा 20 आएगा, क्योंकि जो वायर है हमारी ये पूरी वायर कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी उसमें बड़ा लंबा वाला स्क्वायर, पतला लंबा बनाओ या थोड़ा चौड़ा बनाओ लेकिन छोटा रेक्टेंगल बनाओ, तो क्या होगा, रेक्टेंगल का हर बार पेरीमीटर जो है वो 20 ही रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि वी कैन ऑल्सो हैव वन लेंथ 5.5 एंड विथ 4.5। जरा चेक करें। सो देखो 2L प्लस B पेरीमीटर हो गया। सो 2L कितना है 5.5 प्लस 4.5। सो ये हमारा हो गया 5 5 10 एंड 5 6 7 8 9 10। सो ये आ गया 20। फिर से हम देख सकते हैं कि हाँ ये भी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि हमारा पेरीमीटर 20 ही रह रहा है। नाउ
Think of a few more ways of forming such rectangle. Can you write an expression for the area of such rectangles? So area का expression भी अभी देते हैं, लेकिन हमें अगर ऐसे और चाहिए तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि हमने लेट कर लिया, लेट L इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ हो गई y, ठीक है, एक रेक्टेंगल की x लेंथ है और जो उसका ब्रेथ है वो y है. सो पेरीमीटर अभी तक हम कैसे चेक कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर ये x प्लस वाई जो है, देखो यहाँ पे ये 20 के 2l प्लस बी 20 के बराबर होना चाहिए. 2 को अगर आप वहां पे भेज दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. मतलब ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू जिसको प्लस करके आपका 10 आ रहा हो, जैसे कितनी वैल्यूज हो सकती है, अगर आपने लेंथ जो है 8 ले ली, ब्रेथ 2 ले ली, ठीक है, तो भी आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर आपने लेंथ ली 7, ब्रेथ ले ली 3, तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर आपने लेंथ ली 6 और ब्रेथ ली 4, तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा. मतलब ऐसे रेक्टेंगल्स बनेंगे जिसका पेरीमीटर 20 होगा. या स्क्वायर बना लो, लेंथ भी 5 ले लो, ब्रेथ भी 5 ले लो, या लेंथ को 4 कर दो, ब्रेथ को 6 कर दो. बेसिकली ऐसे यहाँ पे नंबर, क्योंकि ये आ गया ना मेरे पास, जैसे ये आया तो मैं कितने सारे एग्जांपल्स और दे पा रही हूँ, क्योंकि क्या है, सिंपल. अब मुझे पता चल गया कि भैया लेंथ और ब्रेथ जब प्लस होंगे तो 10 आना चाहिए. तो देखो यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 6 10. सो इस तरीके से. और यहाँ भी देखो 7 3 भी यहाँ पे था एंड 5.5 एंड प्लस 4.5 करोगे वो भी 10 होगा. ठीक है, समझ में आ गया. सो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे पाएंगे. लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स. एरिया क्या होगा अब इन रेक्टेंगल्स का, देखो जरा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, है ना. और अभी हमने यहाँ लेट किया, लेंथ x है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं x इंटू वाई, एक्स वाई. ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया. अब x और y की हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, अब देखो लेंथ अगर हमारी x है तो ब्रेथ क्या होगी, मतलब ये कैसे, अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x को उधर भेजो 10 माइनस x हो जाएगा, तो ब्रेथ हमारी 10 माइनस x हो जाएगी. सो x y क्या ले सकते हैं भैया, यहाँ पे लेंथ अगर हमारी x है तो y कितना है, ब्रेथ कितनी है 10 माइनस x. तो ये एक्सप्रेशन होगा अगर हमारा एरिया पूछा है. तो देखो x इंटू 10 इज 10x माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एरिया. क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, क्या किया हमने, सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको x एंड y लेट कर लिया, या गया x y. यहाँ गए हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक हमारा x है, यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली तो y हमारा आ गया 10 माइनस x, और ये आ गया एरिया का एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो अब देखो जो जो चीजें हमने समझी हैं वो तो आपको समझ में आ गया, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है. अब कुछ चीजें और कि भैया चलो पॉलिनोमियल तो बच्चों को समझ में आ गया, अब ये लीनियर क्या है. तो देखो जरा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, पहली बात तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा. जैसे अभी जब हमने एग्जांपल देखा ना, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ वाला था, हमने एक x ले लिया, दूसरा y ले लिया. यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ थी, अगेन एक l है, एक b ले लिया. दूसरा ये वाला जब एग्जांपल हमने किया था यहाँ पे और उस वाला, तब भी यहाँ पे 4x 5 है, तो क्या हो रहा था, दो दो वेरिएबल थे. लेकिन यहाँ पे जो हम ज्यादातर पढ़ने वाले हैं वो सिंगल वेरिएबल पढ़ने वाले हैं. अब देखो जरा यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन विद वन वेरिएबल कैसे हो सकता है, जैसे 4x है, x स्क्वायर प्लस 1, 2y माइनस 5. देखो y आ गया तो यहाँ x नहीं है, y 5y क्यूब, y स्क्वायर 2y माइनस 1, 3z प्लस z. मतलब कैसा भी लंबा लंबा आपके पास पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल सिर्फ एक होगा, तो वो हो गए हमारे वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, पावर ऑफ अ वेरिएबल. अब पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, जैसे अब यहाँ पे आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर भी था, 5y
क्यूब। सो y की पावर 3 भी थी, ऐसे y की पावर 4 भी हो सकती है, y की पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकती है ना। सो ये पावर क्या होता है, देखो in an algebraic expression the power or exponent of the variable also appears, जैसे in x square plus 5x plus 1 the highest power is, सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 2, इसमें x की पावर 1, तो हाई पावर क्या हो गई 2, सो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास है 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, सो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे y की पावर 3 भी है 2 भी है, बड़ी कौन सी है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई। और यही जो है ना, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये होती है डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी मैंने हाईएस्ट पावर पूछा था ना, तो देखो जरा इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप देखोगे पावर हाईएस्ट क्या है 2, तो डिग्री 2 हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3 हो गई, ठीक है। सो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड इट्स पावर आर कॉल्ड, इनको हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलते हैं, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंपली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। और अब ये हाईएस्ट पावर डिग्री वगैरह का भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो फिक्स टर्म्स होती हैं, कोफिशिएंट हमारे होते हैं जो भी हमारे वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारा कोफिशिएंट होती है। जैसे इस एक्सप्रेशन में 5y क्यूब, y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 5, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 2y का कोफिशिएंट क्या है 2, एंड अगर कांस्टेंट टर्म -1 का कोफिशिएंट पूछ लेंगे तो वो -1 ही होगा। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना, अगर इस तरीके से है 5y स्क्वायर -2y प्लस 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे y का कोफिशिएंट पूछूंगी तो आप सिर्फ 2 नहीं बोलोगे, y का कोफिशिएंट -2 बोलोगे। ऐसे ही अगर कभी ऐसे आ जाए कि बताओ इसमें टर्म्स कौन सी हैं, तो इसकी टर्म्स कैसे लिखेंगे हम, एक मिनट, इसकी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 5y क्यूब एक टर्म है, -2y एक टर्म है, और 6 एक टर्म है। साइन हमेशा साथ में जाता है, पॉजिटिव साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो चाहे टर्म लिख रहे हो तब भी नेगेटिव साइन लगाओगे, अगर कोफिशिएंट पूछा है तब भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब ये डिग्री वाला याद है ना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। अब इस डिग्री के बेसिस पे ही पॉलिनोमियल्स के नाम आते हैं, जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब से याद आ जाएगा क्यूबिक को पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब। सो भैया जहां पे भी कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, या हम कहेंगे जिसकी डिग्री 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3, और अगर 3 डिग्री है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होता है जब डिग्री 2 होगी, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल कोई जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा। एंड जहां पे हमारा जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 होगी, जैसे 3z प्लस 7, हाईएस्ट पावर क्या है z की कोई पावर नहीं मतलब 1, सो हाईएस्ट पावर 1 हो गई, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है वो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और वही हमारे चैप्टर का नाम था और वही सारे हम इस सेशन में पढ़ने वाले। अभी ना तो स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल आएंगे, ना क्यूब वाले पॉलिनोमियल आएंगे, ना ही उससे बड़ी पावर वाले आएंगे, तो जितना भी हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में सब लीनियर पॉलिनोमियल्स पे करेंगे, ठीक है। और एक चीज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर डिग्री 0 है, मतलब अगर मैं खाली लिखूं 8 तो आप कहोगे अरे मैम 8 तो कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ 8 भी लिखा है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसके साथ कोई वेरिएबल तो नहीं दिख रहा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8x0, याद करो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज
1। बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे कि भैया किसी की भी पावर 0 है तो वो 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ x रेज़ टू द पावर 0 लिख रही हूँ तो अल्टीमेटली मतलब क्या है, 8 इंटू एक्स की पावर 0 1। तो क्या आया, 8 का 8 ही रहा। तो अगर खाली नंबर है जो हम यूजली इसको बोलते हैं तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि माना जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, 0 है, कि इसके साथ भी वेरिएबल है पर उसकी डिग्री 0 है इसलिए वो 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सेट 1.1। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान है, यहाँ पे हमें इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर, देखो x है वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पे अब ये कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या होगा, जैसे -9 है, हम मान ले साथ में x की पावर 0 है ना, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद यहाँ पे डिग्री है 1। ठीक है, और अगर नाम देना हो तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल्स देख सकते हो, जैसे डिग्री 1 का लिखना है तो मैंने लिख दिया 2x + 4, ये डिग्री 1 का हो गया। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरीके से अगर हमें डिग्री 2 का लिखना है सो वो क्या होगा, लेट्स राइट 3x² + 4x + 7, ये हो गया हमारा। सो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई कि जो मैंने लिखा है वही सिर्फ पॉसिबल है। डिग्री 3 की बात करें सो लेट्स राइट 4y³ + 7x² + 2x + 8। जरूरी है इतनी टर्म्स लिखो, 2-3 टर्म्स भी लिखोगे, 2 टर्म्स भी लिखोगे काफी है। सिंपल क्या है, बस हाईएस्ट पावर 3 रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। x² देखो, x² वाली टर्म ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 6। इसी तरीके से x³ ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ध्यान से इसका कोफिशिएंट अगर 3 लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ -3 भी है। सो कोफिशिएंट x² का 6 है और x³ का -3 है, साइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, what is the coefficient of z in the polynomial 4z³ 5z² - y। अब सोचोगे यहाँ पे z ही तो है, z³ का लिख देते z² का, नहीं, सबका अलग अलग है। यहाँ अगर z वाली टर्म है ही नहीं तो हम ऐसे मान लेते कि ना टर्म्स ऐसी थी 4z³ + 5z² + 0z प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस का 11। सो अगर z की टर्म नहीं, क्योंकि 0 इंटू जेड 0 हो जाएगा है ना, सो अगर ये टर्म है ही नहीं और हमसे उसका कोफिशिएंट पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे, इसका कोफिशिएंट 0 है। क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, इस टर्म में वेरिएबल है, इस टर्म में वेरिएबल है, ये हमारी बिना वेरिएबल की है, तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म। लेकिन क्या कांस्टेंट टर्म 10 है, नहीं, -10 है, साइन का ध्यान रखना है हमेशा। सो इसी के साथ सिंपल सी एक्सरसाइज थी, 5 क्वेश्चंस हो गए। अरे बस कर दो भाई, सारी पढ़ाई आज ही कर लोगे। इस पार्ट को यहीं पे ही एंड कर रहे हैं, इसके आगे के जो हमारे पार्ट्स या टॉपिक्स बचे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय फॉर नाउ।